न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखा था, क्या था? एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन along a straight line will continue its motion unless external unbalanced force acts on it. मतलब जोपर्यंत कोणी काही काड्या करणार नाही, रेस्ट वाली ऑब्जेक्ट रेस्टवर, मोशन वाली ऑब्जेक्ट मोशनमध्ये, जोपर्यंत एक्सटर्नल अनबॅलन्स फोर्स लागत नाही. ठीक है, तो अभी देखेंगे उसके बाद न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. देखो लॉ ऐसा है कि सर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. क्या समझा? कुछ नहीं समझा, पहले लिख लेते उसको. रेट ऑफ, एक एक सेंटेंस ब्रेक करके समझाऊंगा मैं. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is proportional to the applied force. Rate of change of momentum is proportional to the applied force, and change in momentum occurs in the direction of applied फोर्स. ठीक है, अप्लाइड फोर्स. अब इसको समझना है तो एक एक सेंटेंस को मैं ब्रेक करके बताता हूँ. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. देखो सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और ये u वेलोसिटी से जा रहा है. ठीक है, तो मोमेंटम मतलब क्या था? मोमेंटम मतलब था सर प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. तो इसका मोमेंटम कितना होगा? मैं लिखता हूँ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू इट्स वेलोसिटी. फिर क्या हुआ? इसको मैंने फोर्स लगाया, फोर्स, तो इसका मोमेंटम चेंज होगा. जैसे कि अभी ये चौक है, इसका मोमेंटम अभी कितना है? मास इनटू वेलोसिटी 0 है, तो इसका मोमेंटम हो गया 0. जैसे ही मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो इसका मोमेंटम चेंज होगा. एक फुटबॉल अगर जमीन पे है, जमीन पे पड़ा है फुटबॉल ग्राउंड पे, तो इसका मोमेंटम अभी कितना है? 0. मास इनटू वेलोसिटी. जैसे ही मैं उसको किक मारता हूं फुटबॉल को, तो उसका मोमेंटम सर चेंज होगा, वो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी. सपोज फाइनल वो जा रहा है कुछ v वेलोसिटी से, तो मैं उसका मोमेंटम लिखूंगा m इंटू वी. इनिशियल मोमेंटम कितना है? m इंटू यू. ऐसा समझो ना, कोई चीज जा रही है अपने आप, कुछ वेलोसिटी जा रही है, आपने कुछ फोर्स लगाया तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई. क्या बोला मैंने? कोई चीज आपसे सामने से जा रही है स्पेस में और आपने उस पर कुछ फोर्स लगाया और उसका वेलोसिटी चेंज हो गया. वेलोसिटी चेंज हो गया मतलब मोमेंटम चेंज हो गया. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी था u तो मोमेंटम था mu, फाइनल वेलोसिटी था v तो मोमेंटम था mv. तो अभी जो लॉ है उसका मीनिंग समझो. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितना हो यहाँ पे बोलो? चेंज इन मोमेंटम, तो मैं बोलूंगा यार चेंज इन मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम म्हणजे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. तो इसको अपन लिखेंगे mv माइनस mu. बरोबर. ये आपका फुटबॉल u वेलोसिटी से जा रहा था, आपने उसको किक किया, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई. वेलोसिटी चेंज, मोमेंटम चेंज. इनिशियल मोमेंटम mu, फाइनल मोमेंटम mv. तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? mv माइनस mu. ठीक है, समझा? अभी देखो ये वर्ड का मीनिंग क्या है. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या लिखते थे अपन? सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. रेट ऑफ चेंज मतलब टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है. ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हुआ टाइम के साथ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम.
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इज प्रोपोर्शनल, क्या है देखो, इज प्रोपोर्शनल। कवि कहता है कि सर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोपोर्शनल होता है किसको, अप्लाइड फोर्स को। जितना आप फोर्स लगाओगे उतना मोमेंटम चेंज होगा। मतलब फुटबॉल को और जोर से किक मारो तो उसका मोमेंटम और जोर से जल्दी चेंज होगा, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है सर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम एम वी माइनस एम यू अपॉन टाइम, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, m को कॉमन ले लो, v माइनस यू अपॉन टी। अभी थोड़ा याद करो, v माइनस यू अपॉन टी होता है एक्सेलरेशन, v माइनस टी यू अपॉन टी होता है आपका एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन a, ठीक है। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a बिकॉज v माइनस यू अपॉन टी होता है a, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा f इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर मैथ्स में रिमूव करना है ना, यहाँ पे देखो, मैं अगर बोलूँ a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b तो मुझे लिखना पड़ेगा a इज इक्वल टू k टाइम्स b। अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करना है तो k से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मैथ्स में होता है अलजेब्रा में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इनवर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो मैं लिखूंगा k m a और k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली 1 आती है तो इसीलिए लिखते हैं अपन f इज इक्वल टू एम ए, और ये हो गया न्यूटन का सेकेंड लॉ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना चेंज होगा ये डिपेंड करता है अप्लाइड फोर्स पे, कितना मोमेंटम चेंज होगा ये डिपेंड करता है अप्लाइड फोर्स पे। और कौन से डायरेक्शन में चेंज होगा, चेंज इन मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। आप जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे उसी डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब एम वी माइनस एम यू, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, एम वी माइनस एम यू अपॉन टी इज प्रोपोर्शनल टू एफ, एफ वी माइनस यू अपॉन टी को एक्सेलरेशन लिया, एफ इज इक्वल टू एम ए आ गया। ये के जो होता है ना भाई, इसकी वैल्यू 1 आती है एक्सपेरिमेंट करने के बाद, प्रैक्टिकल करने के बाद, ठीक है। तो न्यूटन का लॉ फाइनल आया, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, मतलब m होता है मास एंड a होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इस पे देखते थोड़ा, राजा करेश क्या आया, न्यूटन सेकेंड लॉ लर्न पूरा करना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक है। देखो अभी एक बॉक्स है, इक्वेशन क्या है अपना, इक्वेशन क्या है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। एक सेकेंड, तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, पहले ये एक्सप्लेन करता हूँ। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की कितना फोर्स लग रहा है ये निकालना है तो उसके मास को उसके एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो। मास का यूनिट होता है केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स का यूनिट बन गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को अपन बोलेंगे आज से, क्या बोलेंगे, इसका नामकरण करेंगे न्यूटन। क्या बोलेंगे इसको, न्यूटन। मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे अपन मैंने 5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का फोर्स लगाया, हम बोलेंगे हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। अभी देखो एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस पे अगर हमने फोर्स लगाया, इसका मास है 20 kg और इस पे फोर्स लगाया, हमने लगाया 40 न्यूटन, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा रे, तो लिखने का F इज इक्वल टू एम इंटू ए, मतलब ये m इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, F बाय m इज इक्वल टू a, ठीक है। F कितना है 20 अपॉन मास, सॉरी F है 40 मास है 20,
तो एक्सेलरेशन आ गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यही अगर मैं यही सेम ऑब्जेक्ट, या फिर मैं ऐसे करूं, इसका मास कर दूं अभी 40 और फोर्स भी कर दूं 40 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा F बाय एम। तो 40/40 कितना आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब सर एक्सेलरेशन जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। जितना ज्यादा मास उतना कम रहेगा एक्सेलरेशन, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो। मास बढ़ाओ एक्सेलरेशन कम होगा। ठीक है, चले, हाँ चले। तो ये था सेकेंड लॉ, सिंपल है सर। रेट ऑफ चेंज, मोमेंटम कितना चेंज होगा ये किस पे डिपेंड है, अप्लाइड फोर्स पे। और कौन से डायरेक्शन में चेंज होगा, फुटबॉल को मैंने ये डायरेक्शन में किक मारा, ये डायरेक्शन में फोर्स दिया, तो उसका मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन में चेंज होगा। कितना फोर्स लगाया ये कैसे निकालेंगे, फोर्स इज इक्वल टू होता है एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। यूनिट क्या होता है सर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को अपन बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं, न्यूटन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला F बाय एम, जितना ज्यादा मास उतना कम एक्सेलरेशन, अगर फोर कांस्टेंट है तो। ठीक है, इजी है। चलो एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते जाते जाते। ये है भाई, फोर्स कुछ लगा रहे हैं, इसका मास है 50 kg, इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निकालो फोर्स कितना है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। बहुत टफ क्वेश्चन है। 50 इंटू 2, माई गॉड कितना हुआ ये, 100 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं लिखने का, इसको लिखने का न्यूटन। ठीक है, 50 इंटू 2 100 न्यूटन। सपोज ऐसा क्वेश्चन रहा, डॉल, ये है 200 ग्राम की ऑब्जेक्ट, आप कुछ फोर्स लगा रहे हो, एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निकालो फोर्स, लिखने का F इज इक्वल टू एम इंटू ए, 200 इंटू 3, 200 ग्राम है, डिवाइड बाय 1000 करने का, 1000, 6/10 कितना होता है ये, 0.6 मीटर पर, सॉरी फोर्स निकाल रहे हैं ना, न्यूटन। समझा सेकंड लॉ। ठीक है, अभी इसके बाद आता है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या होता है, एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट्स साइमल्टेनियसली। हर एक एक्शन फोर्स पे अगर मैं बोर्ड पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो बोर्ड भी मैं मुझ पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। ठीक है, अगर मैं किसी वॉल पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो वॉल भी मुझ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट्स साइमल्टेनियसली। चलो 2 मिनट में थर्ड लॉ में देखते हैं। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड opposite reaction force which acts साइमल्टेनियसली मतलब एक ही टाइम पे। ये है अपना न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स सांगितलं मी। ठीक है, मुन्ना सर पागल सर के बड़बड़ करता है। सपोज आप यहाँ पे खड़े हो और आप इस वॉल पे फोर्स लगा रहे हो, आपने लगाया फोर्स 20 न्यूटन का, तो वॉल आप पे भी फोर्स लगाएगी 20 न्यूटन का। रॉकेट होता है, रॉकेट, रॉकेट न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करता है। एक्शन का रिएक्शन आएगा। ठीक है, अगर रॉकेट नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो ग्राउंड जमीन भी उस पर कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, ऊपर के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अगर ये आदमी इस वॉल पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है 20 न्यूटन का, तो ये वॉल भी इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी 20 न्यूटन का। लेकिन एक चीज याद रखने का,
सर यहाँ पे फोर्स जीरो नहीं हो रहा है सर, ये +20 ये -20, नेट फोर्स जीरो चलेगा, ये जीरो नहीं हो रहा है भाऊ। जीरो तब होता ना जब एक ही ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रही है, 20 इधर से 20। यहाँ पे ऑब्जेक्ट अलग अलग है, ये वॉल पे लग रहा है, वॉल का डायग्राम बनाओ, वॉल पे लग रहा है 20 न्यूटन, ये आदमी इस पे लग रहा है यहाँ पे 20 न्यूटन, तो ये जीरो नहीं होगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होता है। ठीक है, ये एक ही चीज याद रखना कि थर्ड लॉ में नेट फोर्स जीरो नहीं होता है। एक्शन रिएक्शन फोर्स होते हैं जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे एक्ट होते हैं। एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स व्हिच एक्ट्स साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पे लगेगा। मैं अगर यहाँ पे फोर्स लगाऊं बोर्ड पे, तो बोर्ड भी मुझ पे फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा? जितना मैंने लगाया, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, धन्यवाद, मंडळ आभारी आहे, झालं।